हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन ईरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी के लिए द फर्स्ट फॉरेस्ट का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पहले वाला पार्ट पसंद आया होगा और ये भी पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी न्यू आ रहे हैं ज़रूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को स्टोरी कैसी लग रही है। गाइस, आजकल तो आप सभी के कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। प्लीज़ थोड़े बहुत कमेंट तो कीजिए, नहीं तो आप सिर्फ हार्ट से दे सकते हैं। अगर आप लोगों को कमेंट करने का या फिर कुछ लिखने का मन नहीं है तो आप सिर्फ प्यारे प्यारे दिल दे सकते हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप सभी ज़रूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को। 3 हफ्ते बाद सुबह विंग की आंखें खुली। रिंग पहली चीज जो उसने देखी। हर सुबह पहली चीज वो यही देखता था। उसकी उंगली पर सिल्वर सिंपल बिल्कुल लैन वांगजी की जैसी। उसने उसे देखा हर बार जैसे वो पहली बार देख रहा हो। फिर देख रहे हो? लैन वांगजी की आवाज आई। विंग ने ऊपर देखा। लैन वांगजी जो पहले से ही जगा हुआ था और उसे देख रहा था। ये ब्यूटीफुल है, विंग ने कहा। तुमने चूज किया था? हाँ। अकेले? नहीं, लैंसी चैन भाई मेरे साथ थे। विंग ने उसे देखा। चिचिंगा को पता था? हाँ। ये क्या? और उन्होंने मुझे बताया नहीं? विंग, मैंने कहा था मत बताना। विंग ने सीलिंग को देखा। लैन फैमिली जो सब कुछ सीक्रेट्स रखते थे। हाँ, ये ट्रीट है। विंग हंसा। ठीक है। उसने रिंग को फिर से देखा। लैंसैन, आज क्या प्लान है? बताना था। विंग ने उसे देखा। बताओ। लैन वांगजी ने उठकर बेड साइड टेबल की ड्रॉर खोली और एक एनवलप निकाला और उसने विंग को दिया। विंग ने उसे खोला। अंदर 2 टिकट्स थे, ट्रेन की टिकट्स। विंग ने डेस्टिनेशन देखा। यहाँ? हाँ। लैंसैन, ये ये तो वो सिटी है ना? हाँ, जहाँ तुम बचपन में रहते थे। विंग ने उसे देखा। विंग जो जियांग फैमिली के साथ आया था, जो अपना पुराना घर कभी प्रॉपरली नहीं देखने गया था। तुमने ये तुमने एक बार कहा था, लैन वांगची ने कहा, कि तुम जाना चाहते हो, लेकिन अकेले नहीं। विंग ने उसे देखा। कब कहा था? कब? आज से लगभग 6 महीने पहले, थेरेपी के बाद एक रात, जब विंग ने आधी नींद में ये कहा था। लैन वांगची ने ये सुन लिया था और उसे याद रखा था। विंग की आंखें भर आई। लैनसैन, तुम तुम तुमने ये याद रखा? हाँ। वो आधी नींद में कहा था मैंने, प्रॉपरली नहीं कहा था। मैंने सुना था। विंग ने उसे देखा। ये इंसान जो हर बात उसकी सुनता था, हर चीज बिना बोले। कब जाएंगे? विंग ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। इस वीकेंड, 2 दिन में। हाँ। तुम तैयार हो? विंग ने एक पल के लिए सोचा। वो सिटी, वो पुरानी जगह जहाँ उसका बचपन था, लेकिन वहां जाना स्कैरी था। पर लैन वांगजी उसके साथ था। हाँ, विंग ने कहा। वीकेंड यानी कि हम सीधा वीकेंड का ही दिन देखते हैं ट्रेन में। विंग खिड़की के बाहर देख रहा था। लैंडस्केप बदल रहा था। लैन वांगजी बगल में बुक पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजर कभी कभी विंग पर जाती थी। विंग, नर्वस हो? लैन वांगजी ने पूछा। हाँ लैंसन, लेकिन ठीक है, मैं ठीक हूँ। हम्म। लैंसन, हाँ। मैं उस सिटी के बारे में, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, विंग ने कहा। बस कुछ इमेजेस हैं जो धुंधली हैं। ठीक है, कुछ सैड हैं, कुछ नॉर्मल है, और मुझे नहीं पता वहाँ जाकर मुझे कैसा लगेगा। लैन वांगची ने अपनी बुक बंद की और विंग की तरफ देखा और बोला, जो भी लगे ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, समझे? ठीक है लैंसन, मैं हूँ। तुम समझ रहे हो ना विंग, तुम अकेले नहीं हो। विंग ने उसे देखा। मैं हूँ, ये 3 शब्द लैन वांगची के, इनमें सब कुछ था। हाँ, विंग ने कहा, तुम हो। अब हम देखते हैं वो सिटी में पहुंच चुके थे। वहाँ छोटी पहाड़ी थी।
ट्रेन स्टेशन पर उतरे। विंग ने अपने अराउंड देखा, उसके लिए कुछ फेमिलियर था और कुछ नहीं। ये पहले एक मार्केट हुआ करता था, विंग ने कहा ऑटोमेटिकली। हाँ, अभी भी है, लैन वांगची ने फोन में मैप दिखाते हुए कहा। विंग ने उसे देखा। तुमने रिसर्च किया? हाँ। कितना? काफी। लैंसैन होटल पहले। होटल? वो दोनों होटल पर गए। होटल सिंपल था और क्लीन था। उन्होंने वहां पर सामान रखा। विंग बैठ गया। कहाँ जाएंगे? उसने पूछा। लैन वांगची ने एक पेपर निकाला जिसमें सारी लिस्ट थी। विंग ने वो देखी। वो मार्केट और एक पुराना पार्क, एक स्कूल और एक एड्रेस। यहाँ? विंग ने वो एड्रेस देखते हुए कहा। तुम्हारा पुराना घर, वांगची ने कहा। विंग की सांसें थोड़ी रुकी। लैंसन, ये एड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला? यानली दीदी ने दिया है। दीदी को पता था? नहीं विंग, मैंने पूछा था। विंग ने उसे देखा। लैन वांगची ने यानली से ये पूछा था। विदाउट टेलिंग विंग, प्लानिंग क्वाइटली, सब जाएंगे? लैन वांगची ने पूछा। विंग ने एक पल सोचा। हाँ, मार्केट। पहले वो लोग वहां गए। विंग ने अपने अराउंड देखा। वही स्मेल, वही नॉइस और फिर अचानक से एक मेमोरी विंग के दिमाग में क्लिक हुई। वो छोटा था, अपने माँ के साथ इसी मार्केट में एक दुकान पर रेड कैंडीज थी। माँ ने एक खरीदी थी और विंग को दी थी। लो बेटा, स्वीट खाओ। और विंग रुक गया। लैन वांची ने ये नोटिस किया। क्या हुआ विंग? यहाँ एक दुकान थी, विंग ने कहा स्लोली। कैंडीज की? वो वहां है, लैन वांगचे ने कहा दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए। विंग ने देखा। ये वही दुकान थी जो अभी भी वहां पर थी। विंग उसकी तरफ गया। वहां पर वही रेड कैंडीज थी। उसने उसमें से एक खरीद ली और अपने मुंह में डाली। वही टेस्ट, वही स्वीटनेस। उसकी आंखें भर आई। लैन वांगजी उसके बगल में था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस उसके साथ था। विंग ने एक कैंडी और खरीदी और लैन वांगजी को दी। खाओ, मीठा है, खाओ ना। लैन वांगची ने वो ली और अपने मुंह में डाली। विंग ने उसे देखा। कैसी है? लैन वांगची ने कहा, जो विंग के हिसाब से अच्छी है। विंग हंसा। वो हंसी के साथ रो भी रहा था। फिर वो दोनों पार्क गए। वो पार्क पुराना था, पेड़ बड़े हो गए थे। वहां पर झूले थे नए, लेकिन वो कॉर्नर जहां विंग बैठता था वो वैसा ही था। वो वहां गया और बैठ गया। बचपन में वो यहाँ अकेले बैठता था। ज्यादा दोस्त उसके पास नहीं थे। वो अकेला था। लैन वांगजी उसके बगल में बैठ गया, उसी ब्रेंच पर। विंग ने उसे देखा। तुम यहाँ फिट नहीं हो, विंग ने कहा। क्यों विंग? वांगजी, तुम बहुत नीट हो और ये जगह मैसी थी और मैं भी मैसी हूँ। वेइन, तुम कभी मैसी नहीं हो। तुम्हारे साथ हूँ तो हूँ। विंग ने उसे देखा। लैन वांगजी, ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट? दोनों। विंग हंसा। वो हंसी उस पुरानी ब्रेंच पर जहाँ वो अकेले बैठता था। लेकिन आज वो अकेला नहीं था। आज उसके साथ उसका साथी था, जो उसका हमसफर था। लैंसन, हम्म बचपन में मैं यहाँ अकेले बैठता था, विंग ने कहा। और मैं सोचता था कि शायद कोई होगा एक दिन जो बस मेरे साथ होगा और मुझे यहाँ अकेले बैठना नहीं होगा। लैन वांगची ने उसे देखा। और और तुम सिंपल यहाँ हो, यही हो। लैन वांगची ने उसका हाथ थामा। रिंग उसकी उंगली पर चमक रही थी। विंग ने उसे देखा। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब वो लोग उस एड्रेस पर गए, आखिरी जगह जहां उन्हें जाना था। विंग ने कदम धीमे से रखे, जैसे वो जाना चाहता भी था और नहीं भी। एक गली, एक घर, छोटा पुराना अभी भी था। दूसरे लोग रहते थे वहां अब। विंग थोड़ा रुक गया और वो उस घर को देख रहा था। वही दरवाजा, वही खिड़की। उस खिड़की से बाहर वो देखता था। उसकी माँ उसे बुलाती थी। आइंग, खाना खा लो बेटा। विंग, तभी लैन वांगची की आवाज आई। विंग ने उसे देखा। तुम ठीक हो? विंग ने वापस घर देखा। हाँ, उसने कहा स्लोली।
मुझे ग्रीफ नहीं है उतना, उसने कहा। बस एक फीलिंग है जो मिक्स्ड है। सैड और ग्रेटफुल एक साथ। हाँ, सैड क्योंकि वो नहीं है माँ और पापा, विंग ने कहा पहली बार इतनी डायरेक्टली। और ग्रेटफुल क्योंकि यांग फैमिली थी, उसने मुझे अपने पास रखा। लैन वांगजी ने उसे देखा। और अब विंग ने रिंग देखी। और अब तुम हो। लैन वांगजी ने उसका हाथ थामा टाइटली। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग ने एक आखिरी बार उस घर को देखा। माँ, पापा, मैं ठीक हूँ। आप देख रहे हो ना, तो जानो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की एक पल के लिए और फिर खोल ली। चलते हैं। हाँ चलो, वांगजी ने कहा। वो दोनों मुड़े, आगे चले, उस घर से, उस सिटी से, उन मेमोरीज से आगे। अब हम रात का सीन देखते हैं। दोनों होटल में थे। विंग थोड़ा थका हुआ था, लेकिन एक लाइटनेस थी जो उस सिटी में जाने से आई थी। लैंसन, हम्म, थैंक यू। नहीं, सीरियसली। विंग ने उसे देखा। तुमने ये प्लान किया, अकेले यान्डी दी से एड्रेस लिया, टिकट्स बुक किए, रिसर्च किया। हाँ, किया विंग। क्यों? लैन वांगची ने उसे देखा। क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत थी। मैंने नहीं मांगा था वांगची, मैं जानता था। विंग ने उसे देखा। ये इंसान जो बिना मांगे देता था, जो देखता था, सुनता था और याद रखता था, और जेंटली सब करता था। लैंसन, हम्म, मैं तुम्हारे साथ हर वो जगह जाना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। लैन वांगची ने उसे देखा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए ये करते हो और मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच साइलेंस रहा। लैंसन, तुम्हारी कोई पुरानी जगह जहाँ तुम जाना चाहते हो? लैन वांगची ने थोड़ा सोचा और बोला, एक है। कहाँ? गुसु, जहाँ बचपन में मेरी माँ थी। विंग ने उसे देखा। लैनसान की माँ, जो लैन फैमिली की इस स्ट्रिक्टनेस से अलग रहती थी, जिन्हें लैन वांगजी कभी प्रॉपरली नहीं जान पाया। हम वहाँ चलेंगे, विंग ने तुरंत कहा। विंग, चलेंगे, नेक्स्ट मंथ हम प्लान करेंगे। लैन वांगजी ने उसे देखा। तुम प्लान करोगे? हाँ, प्रॉपरली। लैन सैन, मैं प्रॉपरली प्लान बना सकता हूँ। शर्मू फॉरेस्ट, याद है ना? विंग की बात सुनकर लैन वांगजी की आईब्रो बहुत ही मुश्किल से उठी और विंग ने उसे देखा। ठीक है, इस बार मैं अलग तरीके से प्लान करूंगा, रिसर्च करूंगा, वेन्निंग से हेल्प लूंगा। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। विंग ने उसे देखा। लैंस एंड, हम्म, तुम्हारी माँ तुम्हें मिस करती होगी ना? लैन वांगजी ने उसे देखा। वो एक्सप्रेशन जो रेयर था। शायद विंग, शायद का। हाँ, वो करती होंगी, विंग ने कहा। और तुम भी? लैन वांगची ने एक पल सीलिंग को देखा और बोला, हाँ, मैं करता हूँ। विंग उसके पास आया और उसने उसका हाथ थाम लिया। नेक्स्ट मंथ, गुसु, हम दोनों। लैन वांगची ने उसे देखा। ठीक है। अगला दिन वो वापिस से पहले विंग के उस सिटी में एक आखिरी काम करने के लिए गए। उन्होंने फूल वाला एक छोटा गुलदस्ता लिया जिसमें वाइल्ड फ्लावर्स थे, उसी टाइप के जो सैनमू फॉरेस्ट में थे। वो उसे उस घर पर ले गए। विंग अकेला गया। लैन वांगजी दूर खड़ा था, वो उसे स्पेस दे रहा था। विंग ने उस घर की गेट के पास वो फ्लावर्स रखे। माँ, पापा, ये आपके लिए, और मैं ठीक हूँ। मैंने अच्छे लोग ढूंढे हैं, मुझे माफ़ करना। कभी कभी आपको मैं मिस करता हूँ, लेकिन मिस करना लव है। ये डॉक्टर चैन ने कहा था, वो सही थी। उसने फ्लावर्स रखे, एक पल वहाँ रहा और फिर मुड़ा। लैन वांगची की तरफ चला गया। लैन वांगची ने उसे आते देखा। उसने कुछ नहीं पूछा। विंग उसके पास पहुंचा और उसका हाथ थामा। चलते हैं। हाँ, और दोनों चले ट्रेन स्टेशन की तरफ। पीछे वो सिटी, वो घर, वो मेमोरीज और वो फ्लावर्स गेट पर जो कहते थे मैं था यहाँ और ठीक हूँ। ट्रेन वापसी, वो सब वापस लौट रहे थे।
विंग लैन वांगजी के कंधे पर सिर रखे हुए था। खिड़की से वो बाहर के नज़ारों को देख रहा था। लैंसन, हम्म, ये ट्रिप, ये बेस्ट था। तुम बेस्ट हो। हम्म, विंग हंसा। तुम कब बंद करोगे? नहीं, नहीं, कब बंद करोगे? कभी नहीं। विंग हंसा। वह हंसी ट्रेन में वापसी पर उस सिटी से रियल थी, जिंदा थी, फ्री थी। लैन वांगजी ने उसे देखा। वह हंसी पहले दिन से, ओरिजिनल से, यही यही था, यही सब कुछ था। अब हम ग्रुप चैट में देखते हैं। विंग ने एक फोटो शेयर किया। वो फ्लावर्स उस गेट पर, कोई कैप्शन नहीं। दूसरी तरफ से रिएक्शंस आए। नेह सेंग ने एक रेड हार्ट दिया। जियांग यानली ने आइंग लिखा और 2 रेड हार्ट दिया। जियांग चैंग ने पूछा, तुम ठीक हो? विंग ने हाँ बहुत कहकर जवाब दिया। जियांग चैंग ने बोला, गुड। वेनिंग ने 2 रेड हार्ट दिए। लैंस चैन ने 1 रेड हार्ट दिया। मैंग याओ ने भी 1 रेड हार्ट दिया। वहीं निये मिंजो ने लिखा, अच्छा किया। विंग ने अब फोन रखा। लैन वांगजी के कंधे पर उसने वापस अपना सिर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन चल रही थी, शहर की तरफ, घर की तरफ। रात का समय था। अब हम उनके घर का सीन देखते हैं। लैन वांगजी के कमरे में विंग ने उससे कहा, लैनसन, नेक्स्ट मंथ गुस्से में मैं प्लान करूंगा। हम्म प्रॉपरली। हम्म बर्निंग की हेल्प से। हम्म और हम तुम्हारी माँ की जगह पर भी जाएंगे। तब लैन वांग्स ने उसे देखा। उसकी आंखें वो वार्म थी। और हाँ, जो भी फील हो वो ठीक है। ये वही वर्ड्स थे जो लैन वांगजी ने विंग से कहे थे और विंग ने वापस से यही वर्ड्स वांगजी से कहे। लैन वांगजी ने एक पल के लिए उसे देखा और कहा। विंग ने उसका हाथ थामा। वो रिंग उसकी उंगली पर थी। लैनसन, हम्म मैं जब भी इस रिंग को देखता हूँ ना, हम्म मुझे लगता है कि ये रियल है। हाँ, कि ये हो रहा है। हाँ, कि तुम मेरे हो, हमेशा से। विंग की आंखें भर आई थी। लैंसन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ विंग। विंग, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा से। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। हमेशा, ये शब्द इस कमरे में, इस रात में रियल था पूरी तरह। बाहर रात थी। वो सिटी जहाँ विंग बचपन में था, वो उस गेट पर, वो फ्लावर अभी भी थे। हवा चल रही थी, उन्हें हिला रही थी धीरे, जैसे कोई था जो खुश था कि उसका बच्चा ठीक था, सेफ था और लव्ड था। ये काफी था, ये सब था। शनिवार की सुबह लैंसी चैन के फोन में एक मैसेज आया जो कि निये मिंजू का था। आज फ्री हो? तभी लैंसी चैन ने रिप्लाई किया, हाँ, मिलना है। कहाँ? वो कॉफी शॉप, यूनिवर्सिटी के पास, 11 बजे। हाँ, मैं आ जाऊंगा। लैंसी चैन ने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। निये मिंजू, जो आम तौर पर कभी प्लान्स नहीं करता था, जो आम तौर पर बस आ जाता था, आज उसने मैसेज किया था, पूछा था। ये काफी अलग था। अब हम कॉफी शॉप का सीन देखते हैं। 11 बज रहे थे। नैन्सी चैन वहां पहले आया था। वो कॉर्नर की टेबल पर बैठ गया था और उसने 2 कप्स कॉफी ऑर्डर कर दिए थे। निये मिंजू, जो एग्जैक्टली 11 बजे आया, वो पंक्चुअल था, हमेशा। वो बैठा, उसने कॉफी देखी। पहले ऑर्डर कर दिया? हाँ, तुम्हारी पसंद का। निये मिंजू ने कप उठाई और एक घुट पी। ठीक है। ये निये मिंजू का थैंक यू था। लैंस चैन समझ जाता था उन दोनों के बीच में साइलेंस था, वो कंफर्टेबल साइलेंस जो सालों की दोस्ती से आता था। कुछ बात करनी थी। नैन्सी चैन ने जेंटली पूछा। निये मिंजू ने कप रखा, उसे देखा। हाँ, बोलो। निये मिंजू ने एक पल लिया। वो जो हमेशा डायरेक्ट बोलता था, आज वर्ड्स ढूंढ रहा था। रैंजिए को 1 साल हो गए, उसने शुरू किया। हाँ, 1 साल में बहुत कुछ हुआ। वो सोशल वर्क, थेरेपी, मेमोरियल। ने मिंजू ने कहा, ये सब, ये मुझे, सच कहूँ तो ये मैं तुम्हारी वजह से कर पाया हूँ। तुम्हारी वजह से ही ये करना पॉसिबल हुआ है।
नैन्सी चैन ने उसे देखा। मिंजो, सुनो, ने मिंजो ने कहा। नैन्सी चैन रुक गया। उस फॉरेस्ट में जब रैंचिए, ने मिंजो ने कहा, एक पल रुककर, जब पता चला उस रात, मुझे लगा कि मैं टूट जाऊंगा। नैन्सी चैन चुपचाप सुन रहा था। लेकिन तुम वहां थे, ने मिंजो ने कहा। बस थे, कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं बोले, बस तुम वहां थे। हाँ, और इसके बाद हर बार, हर सिचुएशन में तुम थे। इतना कहने के बाद दोनों के बीच फिर से थोड़ी देर साइलेंस रहा। मुझे ये कहना था, ने मिंजो ने कहा डायरेक्टली, कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ, जैसा हूँ, जो हो रहा हूँ, सब तुम्हारी वजह से है। नैन्सी चैन की आंखें थोड़ी सॉफ्ट हुई। मिंजुए, एक बात और सच है। हाँ, ने मिंजो ने उसे देखा, अपनी उस स्थिर नज़र से जो कभी नहीं हिलती थी। मैं तुम्हें, मतलब, वो रुका। ने मिंजो जो हमेशा डायरेक्टली बोलता था, आज वर्ड्स उसे मिल नहीं रहे थे, या फिर उसकी जुबान पर आ नहीं रहे थे। लैन सिचैन ने उसे देखा। वो समझ रहा था, लेकिन ये मिंजो को खुद कहने देना ही ठीक था। सिचैन, हम्म, तुम मुझे मैटर करते हो, ने मिंजो ने कहा स्लोली। बहुत, और मैं ये पहले नहीं कह पाया। लैंस सिचैन ने उसे देखा। मिंजो, हाँ, मुझे पता था। ने मिंजो ने उसे देखा। कब से? जब से तुम रुके थे, लैंस सिचैन ने कहा। जब हैसांग ने कहा था दगा रहो, और तुम रुके थे, मुझे तब से पता चला। ने मिंजो ने उसे देखा। तुमने कभी कहा नहीं? तुम्हें रेडी होना था, इसीलिए। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच में साइलेंस रहा। और अब, मियाँ मिंजू ने पूछा। लैंसचन मुस्कुराया। और अब तुम यहाँ हो, कॉफ़ी शॉप में, सैटरडे को मैसेज करके? उसने कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत है। मियाँ मिंजू ने उसे देखा। लैंसचन जो हमेशा देखता था, समझता था। हाँ, मियाँ मिंजू ने एडमिट किया, मुझे पता है। थोड़ी देर फिर से दोनों के बीच में साइलेंस रहा। कॉफ़ी शॉप में बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, हल्का, सॉफ्ट। सिचन, मैं ये ठीक से नहीं जानता, ये मिंजू ने कहा। ऑनेस्टली, ये फीलिंग्स, ये मेरे लिए नया है। हाँ, मुझे नहीं पता कैसे। तुम्हें सब पता होने की ज़रूरत नहीं, लैन सिचैन ने कहा जेंटली। सिचन, मिंजुए, लैन सिचैन ने उसे देखा। तुम जो हो, वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें कुछ प्रूफ नहीं करना, कुछ परफेक्ट नहीं करना। निये मिंजू ने उसे देखा। ये शब्द, निये मिंजू जो हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश करता था। दगा स्ट्रांग है, दगा सब कर सकते हैं, दगा हमेशा अवेलेबल है। आज किसी ने कहा, तुम पर्याप्त हो। सिचन, हम्म, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, निये मिंजू ने कहा डायरेक्टली। और फाइनली, नैन्सी चैन ने उसे देखा एक पल के लिए। मिंजुए, हम्म, मैं तुम्हारे साथ 1 साल से हूँ, नैन्सी चैन ने कहा। तुमने नोटिस किया? मिंजू ने उससे पूछा। नोटिस किया? तो तो ऑफिशियली कहना था। नैन्सी चैन की आंखें वार्म हुई। ठीक है, ठीक है, हाँ, ने मिंजू ने उसे देखा। बस, तुम ऑफिशियली कहना चाहते थे, नैन्सी चैन ने कहा। मैंने ऑफिशियली सुना और ऑफिशियली हाँ कहा। निये मिंजू ने एक पल उसे देखा। फिर उसके चेहरे पर वो स्माइल आई, वो रेयर वाली, जेंटल वाली, जो नैन्सी के बाद पहले बहुत कम आती थी और अब थोड़ी ज़्यादा थी। नैन्सी चैन ने ये देखा, वो स्माइल उसके लिए थी। कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। नैन्सी चैन ने कहा। ने मिंजू ने कप उठाया। हाँ, और फिर कॉफ़ी के बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकले। वो वॉक कर रहे थे शहर में चुपचाप। वो कंफर्टेबल साइलेंस उन दोनों के बीच थी। नैन्सी चैन, मैं क्या, उसे पता है? नहीं, लेकिन शायद गुस्सा करता है। और शाम को पता होगा? हाँ, नैन्सी चैन ने कहा। उसे सब पता होता है। विंग को? विंग को भी, ये मिंजू ने सोचा। तो सबको पता है। हाँ, और मैं पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। हाँ,
निये मिंजू ने उसे देखा। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। लैंस चैन हंसा। वो हंसी जो जेंटल थी, वार्म थी। नहीं है। है। मिंजुए, तुम इग्नोर करो। ये एम्बैरेसिंग नहीं है। ने मिंजू ने उसे देखा। तुम हमेशा पॉजिटिव वाइब देते हो। सिचन थोड़ा सा मुस्कुराया। ने मिंजू जो कभी इस तरह नहीं बोलता था, आज वो बोल रहा था। ये उसके लिए नया था, अच्छा था। मिंजू, हम्म, रैंचिए। वो खुश होती। ने मिंजू के कदम एक पल के लिए रुके, फिर चलने लगे। हाँ, उसने कहा, और उसकी आवाज में दुख था, लेकिन वार्मथ भी थी। दोनों एक साथ थे। अब शाम का वक्त देखते हैं। निये मिंजू घर पर था। नेहा सेंग सोफे पर बैठा था। उसका पंखा और उसका फोन उसके हाथ में था। निये मिंजू वहां आया। नेहा सेंग ने ऊपर देखा, उसके चेहरे को देखा। दगा? हम्म, शिशनगा से मिले? हाँ। और? ने मिंजू ने उसे देखा। तुम्हें पहले से पता था? हाँ। कब से? नेह सेंग ने पंखा बंद किया और बोला, उस फॉरेस्ट से जब आपने सिचेन ग के कहने पर रुकने का डिसीजन किया। उसने कहा, दगा, आप सिचेन गे के लिए सिर्फ रुके थे। ये ये बहुत अच्छा था। ने मिंजू ने उसे देखा। तुमने कहा नहीं? आपको खुद समझना था। ने मिंजू ने उसे देखा। ने सेंग जो ड्रामा करता था, जो हमेशा इधर-उधर की बातों पर ही ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन कभी-कभी उसे ज़्यादा समझता था। अच्छा किया। नेहा सेंग की आंखें चमकी। रियली? हम्म, दगा ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया एक बार। हाँ, ये रेयर है। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। नेहा सेंग, हाँ दगा, चुप रहो। जी। ने मिंजू अपने कमरे की तरफ गए। डोर पर रुक गए। नेहा सेंग, थैंक यू। नेहा सेंग ने उसे देखा। उसके दगा ने उसे थैंक यू बोला, सेकेंड टाइम आज। दगा, क्या आप एक्चुअली मुझसे बात करना सीख रहे हैं? अपना पंखा बंद करो। ने मिंजू ने कहा। जी। नेहा सेंग ने डरते हुए कहा। ने मिंजू अंदर गए। नेहा सेंग ने अकेले मुस्कुराया। रैंचिए, दगा ठीक हो रहे हैं, स्लोली, लेकिन हो रहे हैं। तुम देख रही हो ना? ऐसा कहकर ने मिंजू आई मीन नेहा सेंग मुस्कुराने लगा। अब रात का समय था। लैंस चैन अपने कमरे में थे। मैंग्याओ का उनको मैसेज आया। आज मिंजू घर से मिले? हाँ। कैसा रहा? लैंस सिचन ने एक पल सोचा और बोला, अच्छा। सिचन का? कंग्रेचुलेशंस। लैंस सिचन ने मैसेज देखा और हंसा। थैंक यू मैंग्याओ, आप डिजर्व करते हो। फिर दोनों, लैंस सिचन ने अपना फोन रखा। मैंग्याओ जो इमोशंस शो नहीं करता था, ये उसके लिए बहुत था। अब फिर लैन वांगजी का मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। लैन सिचन ने हंसकर रिप्लाई किया, तुम्हें पता है? हाँ। कब से? उस फॉरेस्ट से। लैन सिचन ने फोन रखा। सबको पता था, बस निये मिंजू को देर लगी। ये उसके लिए फनी था और ये उसे काफी ज्यादा फनी लगा, और ये उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती था। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी में निये मिंजू और लैंस चैन कॉरिडोर में मिले। नॉर्मल, जैसे हर दिन मिलते थे। लेकिन लैंस चैन के पास से गुजरते हुए निये मिंजू ने बहुत धीरे से उसका कंधा छुआ, एक सेकंड के लिए बस। और लैंस चैन ने उसे देखा। निये मिंजू आगे चला गया था। लैंस चैन मुस्कुराया। ये निये मिंजू का गुड मॉर्निंग था, उसके स्टाइल में, शांत थोड़ा, लेकिन था। अब हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। दोपहर का समय था। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। एक टेबल पर बैठे हुए थे। साइलेंस था हम दोनों के बीच। वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल साइलेंस था। निये मिंजू ने अपनी बुक के ऊपर से देखा। लैंस चैन नोट्स लिख रहे थे। वो प्रोफाइल वो हमेशा से फैमिलियर था, लेकिन आज अलग था, क्योंकि आज ऑफिशियली था। लैंस चैन ने बिना देखे कहा, मिंजुए, हम्म, पढ़ो। निये मिंजू ने बुक वापस देखी। मैं पढ़ रहा था। नहीं था, तो मुझे देख रहे थे। निये मिंजू ने बुक के ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसके कान थोड़े से गुलाबी हुए। नैन्सी चैन ने देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना नोट्स वो लिखता रहा और मुस्कुराता रहा। शाम को लाइब्रेरी बंद होने से पहले दोनों बाहर निकले। खाना? नैन्सी चैन ने पूछा। यानली दीदी का नहीं है।
रेस्टोरेंट का है। ठीक है। वो दोनों चले। निये मिंजू, हम एक बात पूछनी थी। पूछो। रंजिए, उसके बारे में तुम कितना स्टिल? हर दिन, ने मिंजू ने डायरेक्टली कहा। हर दिन याद आती है। हाँ, लेकिन अब उस याद में सिर्फ दर्द नहीं है, ने मिंजू ने कहा। उसमें वो हंसी है, वो जो उसकी थी। नैन्सी चैन ने उसे देखा। अच्छा है, थेरेपी ने हेल्प की, ने मिंजू ने एडमिट किया। मुझे लगता था वीक है, और अब और अब लगता है ज़रूरी था। ने मिंजू ने उसे देखा। तुम थेरेपी कभी इसके बारे में सोचा? लैंसी चैन ने एक पल के लिए उसकी बातों को सोचा और बोला, हाँ, एक्चुअली सच में। हाँ, मैं ग्या को जब देखता हूँ प्रोग्रेस करते, वैनिंग को, विंग को, लैंसी चैन ने कहा, मुझे भी कुछ है जो प्रोसेस करना है। क्या? नैन्सी चैन ने एक पल लिया और बोला, माँ के बारे में। जो उसने कहा, जेंटली। लैंड फैमिली की माँ, जो बहुत पहले चली गई थी। लैंड वांगची की माँ, और लैंड सिचैन की भी। लैंड वांगची घुस हो जाएगा विंग के साथ। लैंड सिचैन ने कहा, मैं शायद अलग तरीके से प्रोसेस करूँगा। थेरेपी? हाँ। ये मिंजू ने उसे देखा। मैं साथ आ सकता हूँ? उसने कहा। वेटिंग रूम में। लैंड सिचैन ने उसे देखा। वो यही उसने सेम मैं ग्याओ के लिए कहा था और किया था, और अब ये मिंजू उसके लिए। हाँ, लैंसी चैन ने कहा। ने मिंजू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है। वो दोनों चलते रहे रेस्टोरेंट की तरफ। उस शाम उस शहर में दो लोग जो एक दूसरे के लिए थे। अब हम देखते हैं ग्रुप चैट में निही सेंग ने मैसेज किया, गाइस ऑफिशियली अनाउंसमेंट, दगा और सिचेंगा फाइनली। अब जो नेह सेंग है उसकी इस बात पर रिएक्शंस आए। विंग ने बोला, यस, मुझे पता था। लैन सेंग, तुम्हें भी पता था ना? लैन वांगची ने बोला, हाँ। विंग ने पूछा, कब से? लैन वांगची ने लिखा, उस फॉरेस्ट से। विंग ने बोला, हम सबको पहले से पता था। और ये बात जान के नियमिजिका को शौक लगा। इस पर जियांग चैंग ने बोला, बिल्कुल, शौक तो लगने वाली बात ही है। वहीं जियांग यानली ने दो हार्ट्स दिए और लिखा, कंग्रेचुलेशंस मिंजुगा और सिचेंगा। जिंजुशान ने भी कंग्रेचुलेशंस कहा। मैंग याओ ने फाइनली लिखकर रेड हार्ट दिया। वैनिंग ने 3 रेड हार्ट दिए। वहीं निये मिंजू ने डॉट दिया, और फिर 3 मिनट के बाद उसे डिलीट करते हुए बोला, ये सब बंद करो। जिस पर विंग ने लिखा, नेवर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिंजुगा। नेहसैंग ने लिखा, दगा को एम्बेरस मत करो, बट ऑल्सो दगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ने मिंजो, नेहसैंग, नेहसैंग जी दगा। ने मिंजो, फोन रखो। नेहा सेंग जी। फिर उन्होंने यानी कि नेहा सेंग ने रेड हार्ट दिया। लैंस चैन वो चैट देख रहे थे और हंस रहे थे। उनकी हंसी वार्म थी और जेंटल थी। नेहा मिंजू का उसी समय मैसेज आया। उन्होंने लिखा था, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग था। लैंस चैन ने रिप्लाई किया, नहीं था। था मिंजुए। ये लव है इस ग्रुप का। थोड़ी देर दोनों के बीच में साइलेंस रहा। फिर निये मिंजू का एक और मैसेज आया, हाँ, लेकिन ये चिड़चिड़ा है, पर फिर भी अच्छा है। अब लैंसिचर ने फ़ोन रखा। निये मिंजू जो धीरे धीरे खोल रहा था। ये प्रोसेस था, स्लो लेकिन केयरफुल, लेकिन रियल, और रियल हमेशा सबसे अच्छा था। अब रात का समय था। निये मिंजू अपने कमरे में थे। वो खिड़की के पास थे। वो पुरानी फोटो रैंजिए की उसके हाथ में थी। रैंजिए, उसने कहा धीरे, अकेले। आज मैंने सिचेन को बताया वो फोटो। रैंजिए की हंसी, तुम होती तो बहुत हंसती। ये मंजू ने कहा। उनकी आवाज में वो मिक्स था, दुख और वार्मथ। वो कहती, दगा फाइनली। इतना कहने के बाद मंजू थोड़ा रुके और फिर बोला, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, हर दिन। उसने कहा, लेकिन तुम्हारी एक बात याद है? रैंजिए ने एक बार कहा था, दगा, आप सबका ख्याल रखते हो, खुद का कब रखोगे? ये मिंजू ने उस वक्त इस बात को इग्नोर किया था। आज वो बात उनको याद आ रही थी। आज खुद का ख्याल रखा। उसने कहा, तुम खुश हो? बाहर हवा चली, खिड़की हिली। वो फोटो उनके हाथ में जो थी वो थोड़ी सी हिली। निये मिंजू ने उसे देखा और मुस्कुराया, छोटी और रियल स्माइल। हाँ, उसने कहा, जैसे वो आंसर मिल गया हो। तुम खुश हो?
उन्होंने फ़ोटो वापस से बेड साइड टेबल पर रख दी। रेंजिए, वो हमेशा थी उनके साथ, हमेशा वहीं साथ में। रात के 10 बज रहे थे। जियांग चैंग के कमरे में वो अकेला था। डेस्क पर किताबें थी, नोट्स थे, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। वो बस बैठा था। आज थेरेपी सेशन था। डॉक्टर चैन उसकी थेरेपिस्ट थी। आज की सेशन अलग थी। आम तौर पर वो फॉरेस्ट के बारे में बात करते थे, नाइटमेयर्स के बारे में बात करते थे, लेकिन आज डॉक्टर चैन ने कुछ और पूछा था। अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में। सेशन रूम में डॉक्टर चैन बैठी हुई थी और उनके सामने जियांग चैंग था। तभी डॉक्टर चैन ने बोला, जियांग चैंग, आज मैं कुछ डिफरेंट पूछना चाहता हूँ। ठीक है, पूछिए। तुम विंग के बारे में बात करते हो, यानली के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। डॉक्टर चैन ने कहा, लेकिन तुम खुद के बारे में कम बात करते हो। जियांग चैंग ने उन्हें देखा। मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, उन घटनाओं के बारे में। लेकिन तुम, जियांग चैंग, वो कौन है? उसके बारे में? उसके बारे में तुमने क्या बात किया है? थोड़ी देर वहाँ साइलेंस रहा। फिर जियांग चैंग ने बोला, मैं समझा नहीं। फिर डॉक्टर चैन ने बोला, तुम क्या चाहते हो फ्यूचर में, लाइफ में? डॉक्टर चैन ने पूछा। विंग के लिए नहीं, यानली के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जियांग चैंग, जिसने हमेशा दूसरों के हिसाब से सोचा था, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसने हमेशा वही किया था जो लोग उससे चाहते हैं। खुद के लिए वो क्या चाहता था, ये उसने आज तक नहीं सोचा। तभी जियांग चैंग ने बोला, मैं नहीं जानता। ये ऑनेस्टली आंसर था। डॉक्टर चैन ने कहा, और ये ठीक है, लेकिन क्या कभी कुछ था जो तुम चाहते थे, बचपन में या उससे पहले? जियांग चैंग ने सोचा। बचपन, जियांग फैमिली, पापा की अपेक्षाएं, यानली की वार्मथ, विंग की हंसी, और वो बीच में, हमेशा बीच में। मुझे मार्शल आर्ट्स पसंद थी, उसने कहा स्लोली। स्वॉर्ड फाइटिंग ट्रेनिंग अभी भी है। हाँ तो ये आजीविका नहीं है। क्यों नहीं? जियांग चैंग ने उन्हें देखा। क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। किसके हिसाब से? फिर से वहां पर थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहा। तभी डॉक्टर चैन ने कहा, जियांग चैंग, तुम किसकी अपेक्षा कैरी करते हो? ये क्वेश्चन जो सिंपल पूछा गया था, लेकिन उसका जवाब इतना ही हैवी था। अब हम आते हैं प्रेजेंट में। जियांग चैंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहा था, तुम किसकी अपेक्षा कैरी करते हो? उसने बहुत सोचा। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और विंग का नंबर डायल किया। पहला रिंग बजा और दूसरे रिंग में विंग ने फ़ोन उठाया। जियांग चैंग, इस वक्त सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से जियांग चैंग ने बोला, हाँ, सब ठीक है, बस बात करनी थी। हाँ, बोलो। नहीं, फेस टू फेस। थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहा। फिर विंग ने बोला, अभी? हाँ, अभी। ठीक है, आधे घंटे में। कैंपस का वो कॉर्नर, पेड़ वाला, वहाँ आओ। ठीक है, आता हूँ। दोनों ने फ़ोन रखा। अब हम देखते हैं सीधा कैंपस का सीन। रात था। पेड़ के नीचे विंग पहले से आकर खड़ा हुआ था, लेकिन जियांग चैंग वो ठीक उसी समय में आया, आधे घंटे के बाद। दोनों वहाँ पर बैठ गए। दोनों के बीच साइलेंस था। बोलो, विंग ने जेंटली कहा। जियांग चैंग ने उसे देखा और बोला, आज थेरेपी में डॉक्टर चैन ने एक क्वेश्चन पूछा। कि मैं खुद के लिए क्या चाहता हूँ? विंग ने उसे देखा। और और मुझे नहीं पता। जियांग चैंग ने ये डायरेक्टली पहली बार बोला, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। दोनों के बीच में थोड़ा सा साइलेंस रहा। ये स्कैरी था, जियांग चैंग ने एडमिट किया। हाँ, मैं हमेशा जानता था क्या करना है, कैसे करना है। जियांग चैंग ने कहा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स, ये सब क्लियर था, लेकिन खुद के लिए मैंने कभी नहीं सोचा। और जब आज किसी ने सामने से पूछा तो मैं कोई जवाब भी नहीं दे पाया। विंग ने उसे देखा। जियांग चैन, जो हमेशा स्ट्रांग था, जो हमेशा हर चीज़ों को, हर मुसीबतों को इग्नोर करता था, आज वो कंफ्यूज्ड था। डॉक्टर चैन ने जो पूछा था, विंग ने कहा कि बचपन में कुछ था जो चाहता था।
और मार्शल आर्ट्स, जियांग चैंग ने कहा। स्वॉट ट्रेनिंग, ये तो अच्छा है, तुम इसमें बेस्ट हो, मैं जानता हूँ। तो ये करियर नहीं है। विंग ने उसे देखा। किसने कहा? तो पागल है क्या? ये बिल्कुल है। ये आखिरकार किसने तुझे बोल दिया कि इसमें करियर नहीं है? जियांग चैंग, विंग ने नॉर्मली कहा। किसने कहा बता मुझे? पापा ने? यानली दीदी ने? किसने? थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच में साइलेंस रहा। किसी ने नहीं, जियांग चैंग ने स्लोली कहा। तो ये सब कैसे तेरे दिमाग में आया? हाँ, कहाँ से आए ये सब तेरे दिमाग में? वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो डॉक्टर चैन ने पूछा था कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या चाहत है अपनी जिंदगी से? तुम क्या करना चाहते हो? तुमने क्या अपने बारे में सोचा है? जियांग चैंग ने जमीन पे खूबसूरती से उगे हुए उन घासों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और उसने बोला, मैं नहीं जानता। तो सोचो, विंग ने बोला। जियांग चैंग ने एक लंबी सांस ली। विंग, दरअसल पापा हमेशा प्रैक्टिकल थे, स्टडी, करियर और फैमिली को लेकर। तो मुझे लगा कि यही होना चाहिए। लेकिन पापा ने ये कहा था क्या? नहीं, लेकिन मुझे यही लगा। जियांग चैंग, विंग ने उसे देखा। पापा, वो तुम्हें खुश देखना चाहते थे, मुझे पता है। विंग, तुम्हें कैसे पता? बेवकूफ, क्योंकि मैं उनके साथ रहा था, तुमसे ज्यादा। शायद, विंग ने कहा। वो तुम पर प्राउड करते थे, तुम्हारी तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स पर, तुम्हारी तुम्हारी ट्रेनिंग पर। दोनों के बीच में कुछ देर तक साइलेंस रहा। फिर जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा और बोला, सच में? हाँ, सच में। जियांग चैंग ने उसे देखा। विंग जो कभी झूठ नहीं बोलता था इम्पोर्टेंट चीजों पर। विंग, हम्म, तुम तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? विंग ने एक पल सोचा और बोला, मुझे नहीं पता। उसने हॉनेस्टली कहा था, ये तुम्हारी लाइफ है। लेकिन विंग, ओपिनियन ओपिनियन ये है, विंग ने कहा, कि तुम जो भी करो वहाँ तुम्हारी चॉइस हो, और उस चॉइस में तुम फुल हो, नॉट हाफ। फुल? हाँ, फुल। जब हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं तो हम फुल होते हैं। जब हम किसी और के लिए करते हैं तो हाफ होते हैं। जियांग चैंग ने उसे देखा। ये थेरेपी लैंग्वेज है, डॉक्टर चैन की है, विंग ने कहा। लेकिन सच है। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच फिर से साइलेंस रहा। जियांग चैंग, हाँ, तो मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग स्कूल ओपन करना चाहते हो, है ना? जियांग चैंग ने उसे देखा। ये तो मुझे किसने कह दिया? तुमने एक बार आधी नींद में कहा था, विंग ने कहा, यानली दीदी को। और मैं सुन रहा था। जियांग चैंग की सांसें थोड़ी रुकी। उसने कहा था? कब? कब कहा था विंग? उस रात जब तुम बहुत थके हुए थे, फॉरेस्ट के बाद, यानली दीदी के घर पर। दीदी, अगर एक दिन मेरा खुद का ट्रेनिंग स्कूल हो तो? होगा आचिंग, यान्नी ने जियांग चैंग के बालों पर, यानी कि सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था। और वही विंग, वो वहीं पर था, सोया हुआ, या फिर सोया हुआ लग रहा था। तुम सुन रहे थे? हाँ, मैं सुन रहा था, सॉरी। और याद भी रखा। हाँ। जियांग चैंग ने उसे देखा। विंग, बोलो। तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। जियांग चैंग की बात को सुनकर विंग हंसा। हाँ, मैं हूँ तो? जिस पर जियांग चैंग मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत प्यारे भी हो। तुमने मेरी इन बातों को ध्यान से सुना और उसे याद रखा। थैंक यू। जिस पर विंग मुस्कुराता है और बोलता है, भाई है यार तू मेरा, थैंक यू की जरूरत नहीं, समझे? जिस पर जियांग चैंग मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे ये खतरनाक कॉम्बिनेशंस और भी ज्यादा इरिटेटिंग है। सॉरी। आह जियांग चैंग तू भी ना। और विंग जोर जोर से हंसता है। और वहीं जियांग चैंग भी मुस्कुरा रहा था। वो कैंपस, वो रात, वो दो भाई का प्यार,
जो फॉरेस्ट के बाद अलग नहीं हुए थे बल्कि और ज़्यादा क्लोज हो गए थे। विंग, हम्म, अगर मैं ट्रेनिंग स्कूल सीरियसली मतलब उसमें कोशिश करूं और वाकई में उसे हासिल करने की कोशिश करूं, जियांग चैंग ने कहा, तो क्या तुम मुझ पर हंसोगे? जिस पर विंग ने उसे देखा और बोला, नहीं, मैं नहीं हंसूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जियांग चैंग, तुम तुम इसमें बेस्ट हो। विंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट्स क्लब में तुमने लीड किया था, हर टूर्नामेंट तुमने जीता था, तुम इसके लिए पागल थे। क्या तुम अपने उन दिनों को भूल गए हो जियांग चैंग? तुम्हें सब चीज फिर से याद करना चाहिए। देखना, तुम्हारे अंदर जोश भर जाएगा, समझे? जिस पर जियांग चैंग विंग को देखता है और बोलता है, ये सब तो ठीक है विंग, लेकिन बिजनेस साइड? जियांग चैंग, लैन वांगची के पापा भी बिजनेस में हैं, लैन सचैन गा कनेक्शंस में है, ये मिंजू का प्रैक्टिकल है। विंग ने कहा, और मैं हूँ, हम सब हैं। जियांग चैंग ने उसे देखा, तुम सीरियसली ये कह रहे हो? हाँ, मुझे सपोर्ट कर रहे हो विंग? हाँ। जियांग चैंग, तुम्हारा ट्रेनिंग स्कूल? जियांग चैंग ने उसे देखा। विंग, जो हमेशा बेफिक्रा था, लेकिन जब मैटर करता था तो सीरियस हो जाता था, पूरी तरीके से सीरियस। उसकी आंखें भर आई जियांग चैंग की। उसने तुरंत दूसरी तरफ देखा, यहाँ धूल है। विंग ने उसे देखा। हाँ, उसने कहा सीरियसली, कैंपस में बहुत ज्यादा धूल है। हाँ, खासकर रात को। हाँ है, मिस्टीरियस। विंग, शट अप। विंग हंसा। कुछ देर दोनों के बीच में फिर से साइलेंस रहा, लेकिन वो साइलेंस कंफर्टेबल वाली साइलेंस थी। विंग, हाँ। उस फॉरेस्ट में जियांग चैंग ने शुरू किया। विंग ने उसे देखा। यानली दीदी की आवाज जो थी वो रात को, जियांग चैंग ने कहा काफी ज्यादा स्लोली, वो अभी भी कभी कभी आती है मेरे ड्रीम में। हाँ, मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ। डॉक्टर चैन, वो कहते हैं कि ये नॉर्मल है। हाँ, मैं जानता हूँ, और स्लोली कम होगा, है ना? लेकिन जब आता है तो। जियांग चैंग रुका। काफी स्कैरी होता है। विंग ने कंप्लीट किया। हाँ विंग, मुझे भी लैंसैन के बारे में आता है। विंग ने कहा, उस शैडो को, उसके ऊपर देखना और मेरा वो हेल्पलेस फील करना। जियांग चैंग ने उसे देखा। तुम ठीक हो? हाँ, डॉक्टर चैन हेल्प करती है, विंग ने कहा। और लैंसैन? हाँ, वो भी। दोनों के बीच में थोड़ी देर फिर से साइलेंस रहा। जियांग चैंग, हाँ। यानली दीदी, वो ठीक है, वो रियल है, हमेशा तुम्हारे पास है, विंग ने कहा। जब भी तुम्हें वो ड्रीम आए, याद करना उनका रियल हाथ जो तुमने थामा था उस रात को। जियांग चैंग ने उसे देखा। डॉक्टर चैन ने भी यही कहा था। वो स्मार्ट डॉक्टर है, विंग ने बोला। हाँ। दोनों के बीच में फिर कुछ देर साइलेंस रहा। विंग, हम्म, थैंक यू। किस बात के लिए? यहाँ आने के लिए और ये सब सुनने के लिए, जियांग चैंग ने डायरेक्टली कहा। और याद रखने के लिए भी, और ट्रेनिंग स्कूल वाली बात के लिए भी। विंग ने उसे देखा। तुम भी याद रखते हो? उसने कहा, मेरी सब बातें जो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। भाई हूँ, कैसे याद नहीं रखूंगा? हाँ, वो वर्ड्स, भाई। जियांग चैंग ने कहा। विंग की आंखें भर आई। जियांग चैंग, रो मत। मैं नहीं रो रहा हूँ, तुम रो रहे हो। कैंपस में धूल है, रात को मिस्टीरियस धूल। जियांग चैंग ने उसे घूरा और विंग हंसा, वो भी रोते रोते। वापस जाने से पहले जियांग चैंग ने कहा, विंग, हम्म, तुम लैन वांगची, मतलब तुम दोनों ये सब। जियांग चैंग ने थोड़ा ऑकवर्डली कहा, ये अच्छा है। विंग ने उसे देखा। जियांग चैंग, ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर? क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। ठीक है वो सब। ठीक है। विवशान मुस्कुराया और उसने भी थैंक यू कहा। और वो रिंग अच्छी है। विंग ने रिंग देखी। हाँ,
ये अच्छा है, सिंपल है, बिल्कुल लैन वांगची जैसा। हाँ, जियांग चैंग ने कहा। बहुत अच्छा है। विंग ने उसे देखा। जियांग चैंग ने विंग को कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो भी सीधा डायरेक्ट उसके मुंह पे। जियांग चैंग, तुम थेरेपी के बाद काफी ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हो। मैं नहीं बदला। थोड़े से बदले हो। थोड़ा सा। हाँ, और ये अच्छा है। ठीक है। वो दोनों खड़े हुए थे। गो, लैन वांगची वेट कर रहा होगा, जियांग चैंग ने कहा। और तुम? मुझे डॉक्टर चैन को मैसेज करना है। क्यों? ट्रेनिंग स्कूल के बारे में। सीरियसली उसके बारे में मैं डिसाइड करना चाहता हूँ। बेवुशियान की आंखें चमकी। सीरियसली? सीरियसली। जियांग चैंग, रात हो गई है। विंग ने आवाज धीमी की, लेकिन वो एक्साइटमेंट उसकी हाई लेवल पर थी। ये बेस्ट न्यूज़ है। लेकिन ये अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। लेकिन होगा, मैं जानता हूँ। शायद। अरे होगा। जियांग चैंग ने उसे देखा और बोला, चलो जाओ। ठीक है। विंग मुड़ा, फिर रुका। जियांग चैंग। हम्म पापा प्राउड होते। जैसे विंग ने कहा, वहां साइलेंस हो गया। वो वर्ड, पापा। जियांग चैंग की जॉ थोड़ी टाइट हुई। फिर उसने विंग को देखा और बोला, चलो जाओ, ध्यान से जाना। और विंग ने हाँ कहा और वो वहां से चला गया। जियांग चैंग वही रहा, उस पेड़ के नीचे अकेला, रात में। पापा, उसने जेंटली कहा, मैं ट्रेनिंग स्कूल खोलूंगा। उसने कहा, एक डिसीजन की तरह। अगर आप प्राउड होते हो तो ये काफी है। जियांग चैंग ने ऊपर आसमान को देखकर मुस्कुराया। हवा चली, पत्तियां हिली। जियांग चैंग ने उन सितारों से भरे आसमान को देखा, वो आसमान जहाँ ढेर सारे चमकीले स्टार्स थे। उसने गहरी सांस ली, अपना फोन निकाला और डॉक्टर चैन को मैसेज टाइप किया। नेक्स्ट सेशन में एक नई टॉपिक ऐड करना चाहता हूँ। फ्यूचर प्लान्स और खुद के लिए मैं क्या चाहता हूँ, ये लिखकर उसने सेंड कर दिया और फोन रखा और फिर वो चला गया। अब हम रात का सीन देखते हैं। जियांग यानली के कमरे में उनके फ़ोन पर नोटिफिकेशंस आए। जब जियांग यानली ने अपना फ़ोन चेक किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर विंग के मैसेजेस है। विंग ने लिखा था, दी, जियांग चैंग ट्रेनिंग स्कूल ओपन करना चाहता है, वो भी सीरियसली। यानली ने मैसेज देखा, उसकी आंखें भर आई। उन्होंने रिप्लाई किया, मुझे पता था। इसके साथ उन्होंने 2 हार्ट भी भेजे थे। वहीं जिंजुशान उनके बगल में बैठा हुआ था। उसने पूछा, यानली, क्या हुआ? यानी ने उसे मैसेज दिखाया। अर्जुन जिशान ने मैसेज पढ़ा। अच्छा है। हाँ, वो इसके लिए पागल है। हाँ, यानी ने कहा। पापा यही चाहते थे उसके लिए। पापा को पता था। हाँ, यानी ने कहा। उसने बहुत जेंटली कहा, पापा ने एक बार मुझसे कहा था, आचिंग अगर उसे अपनी फाइट मिल जाए तो वो सब कुछ जीत लेगा। जिंजुशान ने उसे देखा और अब उसे वो मिल रहा है ना? हाँ, यान्ली ने उस मैसेज को एक बार और देखा। आची, तुम ठीक हो रहे हो? पापा हमें देख रहे हैं। वो तुम पर प्राउड हैं। जियांग चैंग के कमरे का सीन अब हम देखते हैं। वो डेस्क पर बैठा था। उसने नोटबुक खोली। डॉक्टर चैन ने जियांग चैंग से कहा था कि तुम अपनी जर्नी लिखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन उसने कोशिश शायद की ही नहीं थी कभी लिखने की, लेकिन वो आज लिख रहा था। आज विंग से उसने बात की थी। उसने उसे वो बात विंग ने याद दिला दी थी जो वो भूल गया था। ट्रेनिंग स्कूल, ये मेरा ड्रीम था। मुझे नहीं पता था ये होगा या नहीं, लेकिन आज पहली बार खुद से मैं मैं ये कह रहा हूँ और मान भी रहा हूँ कि हाँ, ये हो सकता है। मैं इसे चाहता हूँ और ये काफ़ी है। उसने ये लिखकर नोटबुक को बंद किया और लाइट्स को भी बंद कर दिया। फिर वो बेड पर लेट गया। वो सोच रहा था, वो ड्रीम, यान्ली की आवाज़ वाली, वो रात को आती थी। आधी रात के बाद आज वो शायद आए या शायद नहीं आए, लेकिन आए भी तो वो जानता था कि क्या करना है। दीदी का रियल हाथ याद करना है। और वो कैंपस पर उस पेड़ के नीचे विंग का रियल हमेशा रियल होता है, ये कहना, ये काफी था उसके लिए। अब इतना सोचकर ही
जियांग चैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है। अब हम रात के 11 बजे का सीन देखते हैं। मैंग याओ अपने कमरे में था। डेस्क पर एक लेटर था, पुराना, उसके फादर का, जिन गोंग शान का। वो उसे बहुत देर से देख रहा था, खोल नहीं रहा था। ये लेटर उसके पास 3 साल से था। फादर ने जब मैंग याओ को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया था, उस दिन दिया था। ये बाद में पढ़ना, उन्होंने कहा था। लेकिन मैंग याओ ने उसे कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसे डर था कि उसमें क्या था। वो जानता था, या सोचता था कि वो जानता है। अब हम मैंग याओ के थेरेपी के 2 दिन पहले का सीन देखते हैं। डॉक्टर लू, जो उनकी थेरेपिस्ट थी, उन्होंने कहा, मैंग याओ, आज तुमने कहा था कि एक लेटर है जो तुमने कभी नहीं पढ़ा। हाँ, मेरे पास एक लेटर है जिसे मैंने नहीं पढ़ा। तो तुमने क्यों नहीं पढ़ा? मैंग याओ ने उसने देखा और बोला, क्योंकि मुझे डर है। डर? किस चीज से? दरअसल कि उसमें और भी ज्यादा एक्सक्यूजेस होंगे। मैंग याओ ने कहा केयरफुली। फादर, वो हमेशा वर्ड से काम करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे। तो तुम्हें लगता है ये लेटर भी वैसा ही होगा? हाँ। अच्छा, तो मैंग याओ, अगर होगा तो मुझे और दर्द होगा, और अगर नहीं हुआ तो? थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच साइलेंस रहा। फिर मैंग याओ ने ये नहीं सोचा था कि अगर नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। मैंग याओ ने ऑनेस्टली कहा, ये इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर लू ने कहा, तुम सबसे बुरे केस के लिए तैयार हो, लेकिन बेस्ट केस के लिए नहीं। हाँ। क्यों? क्योंकि बेस्ट केस का आदत नहीं है मुझे। वो शब्द, वो जो मैंग याओ के मुंह से अचानक से निकल गया। डॉक्टर लू ने उसे नोट किया। मैंग याओ, बेस्ट केस का आदत नहीं है। हाँ। क्या अभी तुम्हारी लाइफ में बेस्ट केस है? मैंग याओ ने सोचा, लैंसी चैन, ये ग्रुप थेरेपी, और उसने हाँ बोला। तो शायद आदत होने का वक्त आ गया है। अब हम प्रेजेंट का समय देखते हैं। मैंग याओ ने लेटर को देखा। डॉक्टर लू ने कहा था, पढ़ो उसे, तुम्हें इसे फेस करना होगा जब तुम रेडी हो। क्या वाकई में मैंग याओ रेडी था? नहीं, लेकिन रेडी होने का वेट करते रहे तो कभी नहीं होंगे। उसने लेटर उठाया, खोला। उसमें लिखा था, याओ, मुझे नहीं पता तुम ये कब पढ़ोगे या पढ़ोगे भी कि नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया था बेटा, वो गलत था। तुम्हें एक्सेप्ट करने में मैंने इतना टाइम लगा दिया, ये मेरी कमजोरी थी, मेरा डर था। तुम मेरे बेटे हो, ये कभी नहीं बदला। लेकिन मैंने तुम्हें ये फील करने दिया कि शायद बदल सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम स्मार्ट हो, तुम कैपेबल हो, तुम जो भी करना चाहो बन सकते हो। लेकिन ये मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये काफ़ी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन ये सच है। तुम्हारा फादर। मैंग्याओ ने लेटर पूरा पढ़ा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं थे, उसमें कोई चालाकी नहीं थी। बस एक बूढ़े आदमी का गिल्ट था, और एक बेटे के लिए प्यार था, जो बहुत देर से आया था, लेकिन आया था। मैंग्याओ की आंखें भर आई, पहली बार अपने फादर की वजह से। लेकिन इस बार ये आंसू गुस्से के नहीं थे, बल्कि ग्रीफ के थे। उस सब के लिए जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, और थोड़े रिलीफ के भी कि वो वहाँ था, वो लेटर था, और उसमें विश्वास था। वो रोया अकेले अपने कमरे में काफ़ी देर तक। फिर उसने फ़ोन उठाया और लैंस चैन का नंबर डायल किया। रात के लगभग 11 बज रहे थे। शायद सो गए होंगे, ये उसने सोचा था। एक रिंग गया, फिर दूसरा, और दूसरे में ही लैंसी चैन ने कॉल को उठा लिया। मैं क्या, तुम ठीक हो? सिचैन ने काफी वरिड होकर पूछा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ।
मैंग याओ की आवाज़ थोड़ी भारी थी। तुम जाग रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ है मुझे बताओ? सिचन का मैंने लेटर पढ़ा। जैसे ही मैंग याओ ने ये कहा, थोड़ी देर दोनों के बीच में साइलेंस रहा। फिर धीरे से सिचन ने बोला, और और क्या हुआ? और मैं बात करना चाहता था आपसे। अभी? हाँ, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो? तभी दूसरी तरफ से सिचन ने कहा, मैं आता हूँ। लेकिन सिचन का रात है। कोई बात नहीं यार, मैं आता हूँ, बस 20 मिनट दो। इतना कहकर सिचन ने कॉल रख दिया और ठीक 20 मिनट के बाद डोर पर नॉक हुआ। मैं गया ने डोर खोला। बाहर सिचन था। बाहर रात रात का समय था और माहौल काफी ठंडा था। वो बिना कुछ कहे अंदर आया। मैं गया के कमरे में। वो लेटर डेस्क पर था। सिचन ने उसे देखा और पूछा, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? हाँ, मैंग्याओ ने कहा। लैंस चैन ने केयरफुली लेटर को उठाया और पढ़ा। पढ़ने के बाद उसे रख दिया और मैंग्याओ की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें ये लेटर पढ़ के कैसा लगा? मैंग्याओ ने एक पल सोचा और बोला, अजीब। मुझे लगा था जब मैं इस लेटर को पढ़ूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा या या दर्द होगा। और और क्या मैंग्याओ? और गुस्सा नहीं आया। मैंग्याओ ने स्लोली कहा, बस एक सैडनेस थी उस सब के लिए जो था, जो हो सकता था। हाँ, और थोड़ा रिलीफ भी। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली सॉरी था। मैंग्याओ ने ये कहा, रियल सॉरी, वर्ड्स में नहीं, फील में। लैंसी चैन ने उसे देखा। मैंग्याओ, ये करेज था क्या? हाँ, तुम्हारा पढ़ना, ये हिम्मत की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है सिचनगा, ऐसा है याओ। डॉक्टर लू ने कहा था। डॉक्टर लू ने सजेस्ट किया? तुमने किया, लैंस चैन ने कहा। ये तुम्हारा था। मैंग याओ ने उसे देखा। ये इंसान जो हर बात में उसे क्रेडिट देता था, जो मैंग याओ खुद को नहीं देता था। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। टी बनाई लैंस चैन ने। उनको मैंग याओ के किचन का पता था। वो अक्सर यहाँ आया करते थे। याओ, हाँ, ये लो। ऐसा कहकर उन्होंने चाय का कप उनके सामने बढ़ाया। दोनों के बीच में साइलेंस था। दोनों बगल में, यानी कि एक दूसरे के आसपास ही बैठे हुए थे। सिचनगा, हाँ, मुझे कुछ और बताना है। हाँ याओ, बोलो ना। मैं याओ ने कप को देखा और बोला, वो फॉरेस्ट, सैनमू फॉरेस्ट, मैंने कहा था ना कि मुझे उसके बारे में पहले से पता था। हाँ, तुमने कहा था तुम्हें थोड़ा पता है। तभी लैंसी चैन ने उसे देखा और बोला, क्या तुम्हें पूरा पता था? तभी मैंग याओ ने बोला, नहीं, पूरा नहीं, लेकिन उससे ज्यादा, जितना मैंने कहा था। कितना याओ? फादर की लाइब्रेरी में सैनवू फॉरेस्ट का एक पूरा सेक्शन था। मैंग याओ ने कहा केयरफुली। वो रिकॉर्ड्स, वो हिस्ट्री, वो रिचुअल्स, सब कुछ। लैंसी चैन ने उसे देखा। वो बहुत देर तक चुप रहे। तुमने उस वक्त पूरा नहीं बताया था? नहीं। क्यों? मैंग याओ ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं डरा हुआ था। उसने कहा, ऑनेस्टली, फादर की लाइब्रेरी से कुछ लेना, उसे यूज करना, ये मुझे उनसे जोड़े रखता था, उनकी दुनिया से। और तुम उनसे अलग होना चाहते थे, है ना? हाँ, लेकिन उनकी उनकी नॉलेज वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और मैं उसे यूज़ करना चाहता था, लेकिन वो क्रेडिट नहीं देना चाहते थे। लैंस सिचैन ने चाय पी। काफ़ी देर तक दोनों के बीच में साइलेंस रहा। फिर सिचैन ने बोला, याओ, हाँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। सिचैन का, आपको होना चाहिए, आपको मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। मुझे पता है तुम क्या सोचते हो, लैंस चैन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझता हूँ। तुम
तुम्हारे फादर के और तुम्हारे रिश्ते वो हमेशा अच्छे नहीं थे। मैं ये बात समझ रहा हूँ। सचिन का ये माफ़ी नहीं है। नहीं है। सचिन ने थोड़ा गुस्सा किया उस पर। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है और ये कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। रैंचिए रैंचिए के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। परफेक्टली लैंस चैन ने कहा। हम सब अपनी अपनी जगह कुछ कर सकते थे। वेंग वैनिंग की वार्निंग सुन सकता था। हम सभी पहले से निकल सकते थे। तुम पूरा बता सकते थे। लेकिन लेकिन हम सब ने वो नहीं किया। लैंस चैन ने कहा। और ये हम सबका बर्डन है। अलग अलग, कम, सादा। मैंग्या ने उसे देखा। सिचेनगा, आप इतने फेयर क्यों हो? लैंसचैन ने उसे देखा। मैं फेयर नहीं हूँ, लैंसचैन ने कहा। मैं बस पूरी पिक्चर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों के बीच में साइलेंस रहा। सिचेनगा, हम्म, आप मुझसे थकते नहीं हैं? लैंसचैन ने उसे देखा। नहीं, मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ। मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं। फादर, चाइल्डहुड, ट्रस्ट, ये सब ये सब आपको थकाता नहीं है? लैंसचैन ने कप रखा। उसने मैंग्याओ की तरफ देखा प्रॉपरली। मैंग्याओ, हाँ, तुम अगर सिंपल होते तो अनकंफर्टेबल होते तो तुम नहीं होते, उसने कहा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मुसीबत में, हर वक्त में। जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बेझिझक तो मुझे याद करना और तुम मुझे अपने पास पाओगे। लैंसचैन के ये शब्द इतने सिंपल थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा असरदार थे। मैंग्याओ की आंखें भर आई। फिर आज दूसरी बार। सिचेन का, हम्म, मैं आपसे ये पहले नहीं कह सका। तो आप कहो याओ। मैंग्याओ ने उसे देखा। लैंसचैन जो हमेशा से उसकी केयर करते आए थे, जो उसका वेट करते थे। मैंग्याओ ने हल्के से सिचैन को अपनी कोहनी से थोड़ा सा धक्का दिया और बोला, मैं आपसे मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ। मैंग्याओ ने कहा काफ़ी ज़्यादा केयरफुली। मेरे लिए कंफर्टेबल ये नहीं है ये कहना, पर मैं जानता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता था और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंग्याओ ने कहा, लॉन्ग टाइम के लिए। लैंसचैन ने उसे देखा। मैंग्याओ जो हमेशा गार्डेड था, जो ट्रस्ट नहीं करता था, आज ये कह रहा था। मैंग्याओ, हाँ, मैं पहले दिन से तुम्हारे साथ था, लैंसचैन ने कहा। बस तुम्हें डिसाइड करने में टाइम लगा, लेकिन ये ठीक है। क्या आप वेट करते रहे? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो। वो वर्ड फिर से। मैंग्याओ के लिए जो कभी इम्पोर्टेंट फील नहीं किया था किसी के लिए, वो रो दिया प्रॉपरली। लैंसचैन ने उसे गले लगाया। मैंग्याओ ने पहले थोड़ा सा रेसिस्ट किया, फिर नहीं किया। वो वॉल्स जो इतनी ऊंची थी, आज वो गिर चुकी थी। गाइस, यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हूँ और शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने शायद कपल की तरह सिचन को दिखा दिया है। उसके साथ क्या नाम है उसका, मैं भूल गई। निये मिंजू के साथ, या निये मिंजू के साथ। एंड देन अभी ऐसा लग रहा है कि मैं या भी सिचैन को प्रपोज कर रहा है, जिस तरीके से निये मिंजू ने किया था। और सिचैन जो है लोटे की तरह इधर उधर घूम रहा है। पर गाइस मुझे नहीं पता, पर आप लोग इतना समझ के चलिएगा कि जो सिचन है वो एक ऐसा बंदा है कि उसकी ज़रूरत जिस चीज़ को जहाँ पड़ती है वो वहाँ पर प्रकट हो जाता है। जिस वक्त निये मिंजो को उसकी ज़रूरत थी वो वहाँ पर था, और अभी मैंग्याओ को उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर है। क्लियरली ना ही निये मिंजू ने उसे आई लव यू कहा है और ना ही मैंग्याओ ने आई लव यू कहा है, और ना ही सिचन ने उन दोनों में से किसी को लव यू कहा है। तो आप समझ जाइएगा कि दोनों के बीच में, यानी कि तीनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे नहीं पता कि मैं सिचन को किसकी तरफ फेंकूं और लास्ट में क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। पहले की रिकॉर्डिंग में भूल चुकी हूँ, अभी का रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ।
तो अभी अचानक से ये दिमाग मतलब मेरे दिमाग में अचानक से ये बात आई कि भाई मैंने तो शायद इसको सेट कर दिया था निया मिंजू के साथ, फिर मैं गया वाला सीन किधर से आ गया? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आगे-आगे मुझे याद आता जाएगा तो मैं इसे क्लियर कर दूँगी। तो अभी आप यही समझिए कि सिचुएशन जो है वो ऐसा बंदा है कि जिसको दुःख पीड़ा के टाइम में जिसको ज़रूरत पड़ती है उसकी वो उसके पास चला जाता है। ठीक है? तो अभी यही समझिए, पहले उसने मैंग याओ को आई मीन पहले उसने निया मिंजू को सहारा दिया, देन उसके बाद अब वो मैंग याओ को सँभाल रहा है। ठीक है? तो अब हम आगे का सीन देखते हैं। या फिर गाइस आप लोगों को सिचुएशन जिसके साथ पसंद है, आप उसे उसके साथ जोड़ सकते हैं। अगर मैं मैंग याओ पसंद है, तो मैंग याओ के साथ जोड़ लीजिए, या फिर निया मिंजू पसंद है, तो निया मिंजू के साथ जोड़ लीजिए। मुझे तो तीनों का टाका भिड़ा हुआ लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी भाई पता नहीं मैंने कौन से नशे करके इस स्टोरी को लिखा है, पर आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं, क्योंकि लिटरली मैंने जो लिखा है वो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मेरी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है और उसी को उठाकर मैं सब चीज़ वापस से देखती हूँ, और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टार्टिंग का स्क्रिप्ट देख सकूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि जो पहले का है वो रिकॉर्ड हो चुका है और मैं उसे भूल चुकी हूँ, और जो मैंने लिख रखा है, जो अब आने वाला है, उसे भी मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अभी बीच में हूँ। और ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं लिखने के बाद भूल जाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिखा है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो जैसे-जैसे आएगा, वैसे-वैसे पता चल जाएगा कि कौन उसे प्रपोज़ करेगा, या फिर हो सकता है मैंने कोई प्रपोज़ल सीन डाला भी नहीं है, वो एक फ्रेंड की तरह दोनों को सँभाल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो आप लोगों को अगर कपल-कपल पसंद है, तो आप उसे किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किसके साथ मैं उसको सेट कर दूँ। तो आने वाले समय में मैं उसको उसके साथ सेट कर दूँगी। तो चलिए अब हम जो है स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं क्या बोलता है सिचन का, बोलो, माफ़ करना किसके लिए याओ? फ़ॉरेस्ट के लिए। मैंने उसके बारे में आपको पूरी बातें नहीं बताई। मुझे माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, और थैंक यू। अब ये किस चीज़ के लिए? यहाँ आने के लिए, इतनी रात को आने के लिए, मेरे लिए ये बहुत है। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया सिचन का। शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है याओ। थोड़ी देर तक फिर से उन दोनों के बीच में साइलेंस रहा। काफ़ी देर बाद मैंग याओ ने कहा, सिचेन का, मुझे एक डिसीज़न लेना है। क्या? फादर की वो लाइब्रेरी, वो रिकॉर्ड्स, सब, मैंग याओ ने कहा, मैं उन्हें डोनेट करना चाहता हूँ। कहाँ? यूनिवर्सिटी में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। मैंग याओ ने कहा, वो सारे नॉलेज वो यूज़फुल हैं, लेकिन मेरे पास नहीं रहने चाहिए। लैंसिचन ने उसे देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक वो मेरे पास हैं, मैं फ़ादर से मैं फ़ादर से कनेक्ट रहूँगा। मैंग याओ ने कहा, और मुझे मुझे अलग होना है उनसे प्रॉपरली, लेकिन उनका लेटर लेटर रखूँगा मैं। मैंग याओ ने कहा क्लियरली, लेटर उनका पर्सनल था, रिकॉर्ड्स उनकी ऑब्सेशंस थी। नैन्सी चैन ने थोड़ा सोचा और बोला, ये तुम्हारा डिसीजन है और ये तुमने सोच कर लिया होगा, तो ठीक है। मैंग याओ ने उन्हें देखा। सिचेनगा, आप आप विरोध नहीं करोगे? तभी सिचेन ने उसे देखा और बोला, मैं क्यों करूँगा? क्योंकि ये कीमती रिकॉर्ड्स हैं। जिस पर सिचेन ने मैंग याओ को देखा और बोला, हाँ, ये कीमती है, लेकिन तुम्हारे मन की शांति से ज़्यादा कीमती नहीं है। मैंग याओ, चिंता मत करो। सिचेन के वो शब्द। मैंग याओ ने उसे देखा बहुत लंबे समय तक। सिचेन का, हुँ? मुझे बेस्ट केस का आदत नहीं था, जानता हूँ, लेकिन लेकिन आप बेस्ट केस हो। लैंस चैन की आंखें वार्म्थ हुई। मैं घियाओ, हम्म, तुम भी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, और सिचन हमेशा उसके साथ था, ये मैंग याओ को भरोसा होने लगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सुबह मैंग याओ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में था। प्रोफेसर झांग, उनकी टेबल पर मैंग याओ ने एक बैग रखा। ये ये जिनगोंग शान की लाइब्रेरी से कर्स्ड प्लेस के रिकॉर्ड्स हैं। उसने कहा, मैं डोनेट करना चाहता हूँ।
प्रोफेसर झांग ने बैग देखा। ये बहुत ज़्यादा कीमती होंगे। तुम श्योर हो बच्चे? जिस पर मैंग याओ ने हामी भरी और कहा, जी, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ और अपने होश और आवाज़ में ये डोनेट कर रहा हूँ। प्रोफेसर झांग मुस्कुराए और उन्होंने उस पर साइन किया। मैंग याओ ने फिर बिना पीछे देखे वो वहां से निकल गया। लैंसी चैन कॉरिडोर में उसका वेट कर रहे थे। हो गया? हाँ। कैसा लगा? मैंग याओ ने एक पल सोचा और बोला, हल्का। अच्छा है। फिर वो दोनों वहां से चले गए। कैंपस में उस बैग के बिना, उन रिकॉर्ड्स के बिना, उस वेट के बिना। अब हम शाम का सीन देखते हैं। मैंग्याओ अपने कमरे में था। डेस्क पर अब वो लेटर था, बस वो लेटर। फादर की लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स नहीं थे, बस था तो वो लेटर। उसने उसे उठाया। याओ, तुम मेरे बेटे हो, ये कभी नहीं बदला। मैंग्याओ ने उसे केयरफुली फोल्ड किया और ड्रॉर में रख दिया। वो गिल्ट जो थी फादर के बारे में, वो पूरी तरीके से गई तो नहीं थी, लेकिन उसका शेप अब थोड़ा बदल गया था। अब वो गुस्सा नहीं था उसके मन में, ग्रीफ थी उस फादर के लिए जो हो सकता था, लेकिन वो अब नहीं था। और अब भी थोड़ा पीस था कि कम से कम ये ट्रूथ था, कि वो लेटर था, कि लैंस चैन था, कि ये सब था। अब हम देखते हैं उनके ग्रुप चैट को। मैंग्या ने पहली बार खुद वहाँ पर कुछ शेयर किया था। फादर की लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी में मैंने डोनेट कर दिए हैं। जैसे ही मैंग्याओ ने ये लिखा, वहाँ पर सभी के रिएक्शंस धीरे धीरे करके आने लगे। विंग ने मैंग्याओ को लिखा, मैंग्याओ, ये बहुत ब्रेव वाला काम किया तुमने। लैंसी चैन ने एक रेड हार्ट दिया, वेनिंग ने 2 रेड हार्ट दिया और निये हेसैंग ने लिखा, प्राउड ऑफ यू मैंग्याओ गा। जियांग यानली ने 3 रेड हार्ट दिए। निये मिंजू ने बोला, अच्छा किया तुमने। जियांग चैंग ने बोला, वेल डन। और जिंजू शान ने बोला, गुड डिसीजन। लैन वांगजी ने लिखा और मैंग्याओ ने सबके रिएक्शंस देखे। ये ग्रुप जो उससे पहले कभी नहीं था, जो उसने कभी डिजर्व नहीं समझा था, लेकिन वो यहाँ था। उसने फ़ोन रखा, तभी लैंसी चैन का मैसेज आया। लैंसी चैन ने लिखा था, प्राउड ऑफ यू। मैंग्याओ ने तुरंत रिप्लाई किया और बोला, थैंक्स, ये आप ही की वजह से हुआ है। तभी दूसरी तरफ से सिचन ने बोला, नहीं, ये तुम्हारी वजह से है। तभी मैंग्याओ ने बोला, सिचन गा, ये आपकी वजह से है। और फिर मैंग्याओ ने फोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। रात का समय था, शहर चमचमा रहा था और उस कमरे में मैंग्याओ था। मैंग्याओ जिनगोंग शान का बेटा, लेकिन उससे ज्यादा खुद का, पहली बार खुद का। रात का समय था। डॉक्टर ल्यू को मैंग्याओ ने मैसेज भेजा और उसमें उसने लिखा था, आज लेटर पढ़ा, रिकॉर्ड्स डोनेट किए और कुछ बातें हुई। फिर मैंग्याओ ने लिखा, नेक्स्ट सेशन में मैं फादर के बारे में और बात करना चाहता हूँ। एंड वन मोर थिंग, आज पहली बार बेस्ट केस फील किया, ये अच्छा था। इतना लिखकर मैंग्याओ ने वो मैसेज डॉक्टर लू को सेव सेंड कर दिया। तो गाइस, ये स्टोरी भी मैं आप लोगों तक सेंड कर रही हूँ। अब आप लोगों को जो है इस स्टोरी पे बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स करना है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ आप लोगों से ज़्यादा मेरे लिए गुड है, क्योंकि अगला पार्ट जो इसका आएगा तो मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट होगा। क्योंकि अब इसके सिर्फ 4 चैप्टर ही बचे हुए हैं। मैंने 20 लिखे थे, तो मेरे ख्याल से ये 16वां था। तो 17, 18, 19, 20, हाँ, 4 ही बचे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे जल्द से जल्द शेयर कर दूँ। गाइस, इस वक्त टाइम काफ़ी बिजी बिजी चल रहा है और मेरी एक फ्रेंड है जिसकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो मेरे ही पीछे पड़ी हुई है। आई मीन, कंधे का सहारा, मतलब उसने मुझे सिचन बना रखा है, तो मुझे उसके पास जाना पड़ रहा है। तो मैं भी उसको सहारा देने में बिज़ी हूँ और मैं जल्द से जल्द उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा खुद का दिमाग खिला हुआ है। आई मीन, मैं थोड़ी-सी परेशान हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ मेरी भी है, कुछ उसकी भी है। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर फ्रेंड दुखी होते हैं, तो हम भी दुखी होते हैं यार, क्योंकि हमारे दोस्त हैं। वो मेरी काफ़ी ओल्ड फ्रेंड है, तो मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो। वो मेरी स्टोरी भी सुनती है। तो बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तू बढ़िया रहे और मैं बहुत ही जल्दी
आ रही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो गाइस मैं बहुत ही जल्दी फिर से सफ़र करने वाली हूँ, आई मीन की यात्रा करने वाली हूँ। मुझे मेरे मेरे फ्रेंड के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है। आई होप कि मैं जल्द से जल्द इसका अगला पार्ट लेकर आ जाऊँ। हो सकता है क्योंकि लास्ट पार्ट है और मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्डिंग करने का, तो लेट में आ सकता है लेकिन आएगा। और गाइस कर्स्ड फॉरेस्ट ख़त्म होने के बाद ही मैं कोई अगली स्टोरीज ऑफ सोल्स में डाल पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है और मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। लिटरली अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं कर नहीं पाती हूँ, इसी कारण इतना लेट हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी लेके आऊँ। और जैसे ही ये अभी मैंने डाल दिया ये वाला पार्ट, तो अगला पार्ट जो इसका आएगा वो लास्ट होगा, देन उसके बाद ही इस वाले चैनल पे और जो दूसरे वाले चैनल है उसमें न्यू न्यू स्टोरियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड गाइस जो भी लोग मेरे दूसरे चैनल को विजिट नहीं करते वो जाकर वहाँ पर विजिट कीजिए, क्योंकि हाल ही में मैंने वहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टोरी डाली है जिसका नाम है ब्लैक रूट्स। वाकई में आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही धमाकेदार तरीके से हॉरर वॉइस जो है क्रिएट किया है, जो मेरी खुद की है, किसी और की नहीं है, मेरी खुद की है। तो आप सुनिएगा उसे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस हम मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट में। आप सभी बने रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। एंड बाय। सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपना अपना काम बढ़िया से कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं हम अगली स्टोरी के साथ, आई मीन इसके अगले पार्ट के साथ। बाय गाइस।